सर्वक कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने ज्योग्राफी रिवीजन करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम अब्बा तंत्र। अफवाह तंत्र, हम बात करेंगे अब्बा तंत्र की। एक्चुअल में मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग एक ही तंत्र डिस्कस करेंगे आज के दिन। और अब्बा तंत्र की अगर बात करें हम लोग, तो अब्बा तंत्र में आपने पढ़ा होगा, आज तक आपने पढ़ा होगा अब्बा तंत्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। अब्बा तंत्र दो प्रकार का, जो इंडिया के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो अब्बा तंत्र को, अब्बा जो है अपना दो प्रकार का है। एक होता है अनुवर्ती और दूसरा होता है अपना अनानुवर्ती। अनुवर्ती और दूसरा कौन सा होता है? अनानुवर्ती। अगर अनुवर्ती अब्बा तंत्र की बात करें, मतलब ये किसके अनुसार है? ये जो डिवीजन किया है हमने, जो अब्बा तंत्र का डिवीजन किया है अनुवर्ती और अनानुवर्ती के अंदर डिवीजन किया है, ये किया है हमने ढाल के आधार पर। किसके आधार पर? ढाल के आधार पर। मतलब किसी स्थल भाग की जो ढाल है उसके आधार पर हम किसका डिवीजन कर रहे हैं? अब्बा तंत्र का डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। और उसमें एक आया अनुवर्ती, एक है अनानुवर्ती। इसको क्रमवर्ती बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अक्रमवर्ती बोल सकते हैं हम लोग। अगर अनुवर्ती की बात करें हम लोग, तो ये भी चार पार्टों में डिवाइड करते हैं इसको भी अपन लोग। इसको भी कितने पार्टों में? चार पार्टों में डिवाइड करते हैं। और चार पार्टों में है, पहला है इसमें, उसको बोलते हैं अनुवर्ती। भी नदियां अनुवर्ती। एक तंत्र आएगा इसके अंतर्गत अनुवर्ती नदियों का, एक आएगा इसके अंतर्गत प्रत्यावर्ती, एक आएगा इसके अंतर्गत परवर्ती, और एक आएगा इसके अंतर्गत नवानुवर्ती। एक आएगा इसके अंतर्गत नवानुवर्ती। देखिए, अनुवर्ती का मतलब है ऐसा ऐसा अब्बा तंत्र या बे नदियां जो क्या करती हैं, जो सतह है उसके ढाल का अनुसरण करती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी? अनुवर्ती अब्बा तंत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे अपन देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए किसी समतल भाग का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो नदी जो है, जो बह करके किस तरह से आएगी? इस तरह से आएगी। तो वो नदी बह करके इस तरह से आएगी। तो ये जो नदी है, ये जो नदी है जो ढाल का अनुसरण कर रही है, उत्तर से दक्षिण को जो ढाल का अनुसरण कर रही है, उसे बोलते हैं अनुवर्ती नदी। उसे बोलते हैं अनुवर्ती नदी। ठीक है। उसके बाद में अगर देखें दूसरे सेगमेंट पे अपन लोग, तो बात करें अपन लोग बे नदियां जो मुख्य नदी के समकोण पे आके मिलती हैं, जो मुख्य नदी से कहाँ, उसके समकोण पर आकर के मिलती हैं, बे नदियां क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी परवर्ती नदियां। वो कहलाएंगी परवर्ती नदियां। बात समझ रहे होंगे आप लोग। मुख्य नदी के समकोण पे आके मिल रही है नदियां, जो परवर्ती नदियां हैं। उसके अलावा जो नदियां मुख्य नदी के ढाल का अनुसरण करती हैं, जो मुख्य नदी के ढाल का क्या कर रही हैं? अनुसरण कर रही हैं, और उसकी सहायक नदी में जाकर के मिल रही है, और अल्टरनेटली पानी किधर आ रहा है उसका? किधर आ रहा है? मुख्य नदी के अंदर आ रहा है। ऐसी नदियां नवानुवर्ती कहलाती हैं। नवानुवर्ती नदियां कहलाती हैं। और बे नदियां जो मुख्य नदी की ढाल के विपरीत दिशा से बह करके आती हैं, मुख्य नदी की दिशा के, मुख्य नदी की ढाल, जो ढाल है उसकी दिशा है, उसके विपरीत से बह करके आती हैं, वे सारी नदियां क्या कहलाती हैं? वो सारी नदियां कहलाती हैं प्रत्यावर्ती नदियां। ठीक है। इस तरह से नदी का ये एक सिंपल सा डिवीजन ढाल के अनुसार। ऐसे ही दूसरा डिवीजन जो किया है वो है अनानुवर्ती नदियां। इसके अंतर्गत दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इसमें दो पार्ट की नदियां, दो टाइप की नदियां आती हैं। पहली नदी है उसको बोलते हैं अपन लोग पूर्ववर्ती नदी। इसके अंतर्गत जो पहला टाइप है वो है पूर्ववर्ती नदियों का, दूसरा है प्रत्यावर्ती नदियों का।
देखिए इस पर समझना पूर्ववर्ती नदियाँ होती कौन सी हैं। याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होंगी, पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होगी जो कि ढाल का ये तो अपने आप हट गया, क्या हुआ पूरी भाई। हाँ ये बीच का कट हो जाएगा ना। हाँ हम बात कर रहे थे पूर्ववर्ती नदियों की। तो पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां होती हैं जो क्या करती हैं, जिन पे स्थल खंड के ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं बात करूं अनानुवर्तियों के नदियों के अंतर्गत, अनानुवर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जिन पर ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ढाल का प्रभाव नहीं, उनको समतल जो धरातल है उससे कोई मतलब नहीं है नदियों को। तो पूर्ववर्ती जो नदियां हैं वो भी किसके अंतर्गत आती हैं, अनानुवर्ती नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो पूर्ववर्ती नदियां ऐसी हैं जो किसी स्थल खंड के, कोई स्थल खंड है उस स्थल खंड के उत्थान से पूर्व से वहां बहा करती थी, जो किसी स्थल खंड के उत्थान से पहले से वहां बह रही हैं, उस जगह से बह रही हैं, लेकिन उस स्थल खंड के उत्थान होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो पोजीशन है, अपना जो भाव क्षेत्र है उसको यूं की त्यों बनाए बनाए रखा है, वो सारी नदियां क्या कहलाएंगी, पूर्ववर्ती नदियां कहलाएंगी। बात समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ऐसी नदियां जो किसी स्थल खंड के उत्थान से पहले से वहां बह रही हैं, तो स्थल खंड के उत्थान के बाद भी उन्होंने क्या है अपने आप को यथावत, अपने भाव क्षेत्र को यथावत बनाए रखा है। और ये कैसे पॉसिबल है कि बनाए रखा स्थल खंड का उत्थान होने के बावजूद भी, ये पॉसिबल तब जाके है जब उन नदियों की अपर्दन की जो दर है, नदियों ने जो काटा है उस सरफेस को, वो बहुत ज्यादा है। मतलब नदी की अपर्दन की यदि दर अधिक है किसी स्थल खंड के उत्थान होने की दर से, नदी के अपर्दन की दर ज्यादा है किसी स्थल खंड के उत्थान होने की दर से, तो वो नदियां क्या बन जाएंगी, पूर्ववर्ती नदियां। अर्थात वो क्या करेंगी, वो नदियां क्या करेंगी, उस स्थल खंड को काट करके अपने भाव क्षेत्र को यथावत बनाए रखेंगी। समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसके अलावा दूसरी बात करें हम लोग पूर्ववर्ती नदियों में, यदि स्थल खंड के उत्थान की दर ज्यादा हो जाए, स्थल खंड के उत्थान की दर नदी के अपर्दन रेट से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नदी क्या होगी, टूट जाएगी, नदी अपना भाव क्षेत्र बदल लेगी, बिखर जाएगी, जगह जगह से टूट जाएगी नदी, क्योंकि स्थल खंड के उत्थान की दर क्या है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो इस नदी तंत्र की बात करें, पूर्ववर्ती नदी तंत्र की बात करें, तो इंडिया के संदर्भ में जब बात करते हैं हम लोग, तो इस नदी तंत्र के अंदर आपने सुना होगा सिंधु नदी का नाम, गंगा का, और ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियां क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो हिमालय के उत्थान होने से पूर्व से ही क्या थी, यहाँ बहा करती थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक्चुअल में अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में इसके लिए। ऐसे ही प्रत्यावर्ती नदियां हैं, दूसरा टाइप है प्रत्यावर्ती नदियों का। प्रत्यावर्ती नदियां है कौन सी है, प्रत्यावर्ती नदियां वो नदियां हैं जो क्या करती हैं, अपने स्थल का जो सतह के भूमि के एक स्तर पर बहती हैं, और उस नीचे के स्तर को मतलब अपने तल का क्या करती है, लगातार अपर्दन करती है, उसका कटाव करती हैं, और कटाव करके ऊपरी सतह को अपने साथ बहा के ले आती है, और नीचे जो पृथ्वी की नीची वाली सतह है वहां अपना भाव क्षेत्र बना लेगी। जैसे आप यहाँ समझिए, मान के चलिए पृथ्वी का सरफेस है, और यहाँ इस सरफेस के अंतर्गत यहाँ मान के चलते हैं ये एक सरफेस है, ये नीचे की परत है, उसी सतह के नीचे की परत है, यहाँ ऊपर से एक नदी बह करके जा रही है, मान के चलते ये एक नदी बह करके ऊपर की तरफ से निकल रही है। अब ये नदी क्या करेगी, अपनी सतह का क्या करेगी, लगातार कटाव करेगी, अपनी सतह का क्या करेगी, लगातार क्या करेगी, अपर्दन करेगी, नीचे का अपना जो तल है इसका नीचे से, तो ये कटाव करेगी इस क्षेत्र से, नीचे वाले क्षेत्र जो है इस सतह है वहां से, तो नदी ने काट करके अपने साथ इस क्षेत्र को काट दिया पूरे को नीचे से, तो नदी ने अपने तल को क्या कर लिया, और गहरा कर लिया, अपने तल को और गहरा कर लिया। नदी की गहराई क्या होती है इसमें, और बढ़ गई, धीरे धीरे करके इसका कटाव करती रहेगी, और आखिरकार जो नदी यहाँ इस स्तर पे बह रही थी, पहले जो रेड लाइन से दिखा रखा है मैंने, वहां इस स्तर पे बह रही थी, वो ना बह करके ये पूरा स्तर ऊपर का जो स्तर होगा ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा अपर्दन के द्वारा कट जाएगा, कट करके नीचे के स्तर पे नदी बहने लग जाएगी, इस स्तर पे जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, इस स्तर पे नदी क्या होगी, बहेगी। तो नदी ने क्या किया, अपने तल का गहरा कटाव किया इसमें, तो स्थल के ढाल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पे, यहाँ भी नदी क्या कर रही है, जो ढाल है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन नदी को कहते हैं प्रत्यावर्ती नदियां।
बात समझ गए होंगे आप। अगर इसके एग्जाम्पल देखें अपन लोग तो आपने सुना होगा सोन नदी का नाम, सोन, केन, बेतवा, स्वर्णरेखा, ठीक है। इस तरह से कई सारी नदियां हैं जो क्या करती हैं, निर्माण करती है। राजस्थान में बात करें तो चंबल, इस तरह का एग्जाम्पल है इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लोग नदी तंत्र की बात कर रहे थे, ये अब्बा तंत्र है। एक्चुअल में मुझे ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी था आपके लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन से देना जरूरी था कि इसके अंतर्गत मुझे बात करनी है सिंधु तंत्र की, गंगा तंत्र की या ब्रह्मपुत्र तंत्र की। तो मैं बार बार बोलूंगा ये नदियां क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या है। हम नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं। आज अब हम डिस्कस करते हैं नदियों का। देखो नदियां जो हैं, जो भारत की नदियां हैं, उनको कई आधारों पर डिवाइड किया हुआ है। इन नदियों को कई आधारों पर क्या करते हैं अपन लोग, विभाजित करते हैं। एक आधार है उद्गम के आधार पर, और एक आधार लेते हैं क्या, समागम के आधार पर। और भी आधार है, कई सारे आधार बनते हैं, लेकिन भारत की नदियों के आधार पर मुख्यतः दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उद्गम के आधार पर और समागम के आधार पर। अगर उद्गम के आधार पर बात करें तो इसमें भी इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक है हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां, और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। उद्गम के आधार पर भी क्या किया, हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित होने वाली नदियां। और इधर बात करें समागम के आधार पे तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। इसको भी बोलते हैं अपन लोग, एक तो अरब सागर में समाहित होने वाली, जो अरब सागर में जाके, जो अरब सागर में जाकर के गिरती है, और एक है आपकी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। अगर देखें इसमें पानी की मात्रा की बात करें अगर लोग, कि इंडिया का जो नदियों के अंदर जो जल है उस जल की बात करें तो लगभग वो जल 75%, नदियों का 75% जल किन किन के अंदर है, हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों कंटेन करती हैं। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में कितना, 25%। ऐसे बंगाल की खाड़ी तंत्र की बात करें तो यहाँ कितना समाहित होता है नदियों का पानी, 90%। अरब सागर में ओनली 10%, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना हमारे लिए इन सब चीज़ों को, बस एक बेसिकली इंट्रोडक्शन मुझे देना था आपके लिए, कि जिससे आपको पता चल जाए कि हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं सिंधु तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सिंधु तंत्र की अगर जानकारी की बात करें तो सिंधु तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये सारा पार्ट, कि ये हिमालय का हिस्सा है, हिमालय तंत्र से इसका निकला हुआ उद्गम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, हम लोग पूर्ववर्ती नदी है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना होगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं सिंधु नदी। हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंधु तंत्र की। सिंधु अब्बा तंत्र की। एक्चुअल में एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे मैं आपको, जो सिंधु अब्बा तंत्र है, सिंधु अब्बा तंत्र है, वो तंत्र बना कैसे। प्राचीन काल में पहले एक इंडो ब्रह्म नाम से नदी बहा करती थी यहाँ, इंडो ब्रह्म, इंडो ब्रह्म नाम से एक नदी बहा करती थी। वो नदी जो थी ये आसाम से लेकर के, आसाम से लेकर के कहाँ तक, पंजाब तक, पंजाब तक बहा करती थी ये नदी। आसाम से लेकर के पंजाब तक ये बहा करती थी, और 33 सागर में जाकर के क्या होती थी, ये डिपोजिट्स हो जाती थी, गिर जाती थी ये नदी जाकर के। तो इंडो ब्रह्म नदी ही एकमात्र नदी थी जो हिमालय के उत्थान से पूर्व से बहा करती थी उस समय से। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो है पोटवार का पठार, पोटवार का पठार, पोटवार का पठार एवं हिमालय, और क्या है, हिमालय, पोटवार का पठार और हिमालय के उत्थान होने के साथ ही क्या हुआ, ये नदी क्या हो गई, टूट गई। ये नदी क्या हुई, बिखर गई, क्योंकि पोटवार के पठार की जो उत्थान की रेट है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए पूर्ववर्ती नदी नहीं बन पाई, ठीक। तो ये नदी ने क्या किया, पोटवार के पठार के उत्थान होने के साथ ही क्या हुआ, इसका विखंडन हो गया। विखंडन होकर के 3 नदी तंत्रों में टूट गई नदी। ये कितने तंत्रों में टूट गई, 3 नदी तंत्रों में टूट गई। पहला है इसमें, पहला तंत्र बना सिंधु, दूसरा था गंगा, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र। इस तरह से 3 नदी तंत्रों में ये नदी क्या होती है, टूट जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सिंधु नदी तंत्र, इसकी मैपिंग करेंगे पूरी की सिंधु नदी तंत्र की। देखिए इधर एक बार,
ये भारत का उत्तरी पार्ट लिया है मैंने। और आपको याद होगा इतना तो कि यहाँ से काराकोरम, यहाँ से लद्दाख और यहाँ से जास्कर श्रेणी निकलती है। यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर के पूरा नामचा बर्मा कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक पूरा पूरा क्या है, ग्रेट हिमालय रेंज है। यहाँ आपका धौलाधर वगैरह जो ना कुमायूं हिमालय वगैरह है, और नीचे है आपका क्या, शिवालिक। तो बात करें तो ये हिस्सा किसका आता है, ट्रांस हिमालय का, ये आता है ग्रेट हिमालय का, ये आता है मध्य हिमालय का, और ये आता है आपका शिवालिक का। अब एक एक बात तो क्लियर है कि ये जो नदी है वो कहाँ से उद्गमित हो रही है, हिमालय वाले क्षेत्र से उद्गमित हो रही है। हिमालय वाले क्षेत्र से क्या हो रही है, ये उद्गमित हो रही है। मैं मैप लेकर के आपको पूरी नदी का अब्बा तंत्र दिखाता हूँ, किस तरह से नदी का अब्बा तंत्र है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ में बनाते जाइए, जिससे आपको एक बार में ही सारा तंत्र याद हो जाए। देखो, जहां आप मैंने बात की थी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की, जहां मैं बात कर रहा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की बात कर रहा था, तो जिसको मैं कह रहा था ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ट्रांस हिमालय का एक और हिस्सा है, वो है कैलाश पर्वत। वो क्या है, कैलाश पर्वत, जो अभी तिब्बत वाले हिस्से में, तिब्बत चाइना वाले हिस्से में। तो तिब्बत वाले हिस्से में वो भी किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का है। तो तिब्बत वाले चाइना वाले हिस्से में यहाँ मान के चलते हैं ये एक ग्लेशियर है, मतलब कैलाश पर्वत के यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है। एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है, ऐसे ही ग्लेशियर के, उस ग्लेशियर का नाम है, इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। ये ग्लेशियर है, उसका नाम है बोखरचू। और इस बोखरचू जो ग्लेशियर है, इस बोखरचू ग्लेशियर, इस बोखरचू ग्लेशियर के पास में एक क्या पड़ती है, झील मिलती है हमारे लिए। क्या पड़ती है, एक झील पड़ती है। यहाँ एक झील है, और उस झील का नाम है आपका मानसरोवर। इस झील का नाम है आपका मानसरोवर। मानसरोवर झील दिख रहा हुआ है, ये कलर शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, चेंज कर लेते हैं अपन। मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील से मतलब बोखरचू ग्लेशियर के पास जो मानसरोवर झील है, वहां से एक नदी उद्गमित होती है, और उस नदी का नाम है क्या, उस नदी का नाम है इंडस, सिंधु नदी। ठीक है, जो कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील के पास से निकल रही है। ये इंडस जो नदी है वो भारत में प्रवेश करके काराकोरम और लद्दाख के बिल्कुल बीचों बीच से, काराकोरम और लद्दाख के बीचों बीच से निकलते हुए दोनों के समानांतर बहती हुई, दोनों के समानांतर बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जो जहां से ये पाकिस्तान के अंदर मुड़ेगी, उसके पास से ये पहले भारत और पाकिस्तान क्या करेगी, कि सीमा से जाकर के सीधा अरब सागर में गिरेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने एक अब्बा तंत्र का एक छोटा सा ड्रॉ किया है। मैंने बताया है एक कैलाश पर्वत के पास में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। उस बोखरचू ग्लेशियर के पास में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है, जो नदी भारत में लद्दाख और काराकोरम के बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब उनके समानांतर बहते हुए, इसको थोड़ा सा अपन ट्विस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये थोड़ा घूम गया है। लद्दाख और काराकोरम की क्या है, समानांतर बहते हुए ये नदी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाकर के कहाँ पहुंच जाती है, अरब सागर के अंदर। देखिए, ये सिंधु नदी है जिसको मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने।
इसकी टोटल जो लंबाई है, इस सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। लेकिन इंडिया के अंदर इसकी जो लंबाई है इंडिया के अंदर वो है 1114 किलोमीटर। इंडिया के अंदर इसकी लंबाई जो पड़ती है इस नदी की वो है 1114 किलोमीटर टोटल ओवरऑल लंबाई है। मतलब ज़्यादातर हिस्सा किसके पास में, पाकिस्तान के पास में जाता है इसका। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इस नदी तंत्र की बात करते हैं, इस नदियों की सहायक नदियों की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले इसके जो बायां किनारा है, इसका जो लेफ्ट साइड का किनारा है, वहां से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले भी हम लोग देख लेते हैं मानसरोवर झील के पास से और कोई भी नदी यहाँ से निकल के आती है क्या, तो वो चीज़ हम लोग देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ के जो कैलाश पर्वत के एक ओर से एक नदी और बह करके आती है, जो इसमें जाकर के मिलेगी सिंधु नदी के अंदर। उस नदी का नाम है सिंगी खवान, उसका नाम है सिंगी खवान, उस नदी का नाम है सिंगी खवान। ऐसे ही कैलाश पर्वत के दक्षिणी साइड से एक और नदी निकल के आती है यहाँ से, और इस नदी का नाम है गरतंगचू। इस नदी का नाम है गरतंगचू। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल हुआ है इसका कहाँ से, बोखरचू ग्लेशियर के पास में क्या है, मानसरोवर झील है, जहाँ से इस नदी का उद्गम हो रहा है सिंधु नदी का। और इसमें उत्तर से एक नदी आगे मिल रही है सिंगी खवान, और दूसरी आ रही है गरतंगचू। ये इंडिया के बाहर की नदियाँ हैं जो चाइना और तिब्बत वाले सेगमेंट से निकल के आती हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत से निकलती हैं। आगे बात करें हम लोग सहायक नदियों के अंदर, तो बात करते हैं हम लोग किसकी, सबसे पहले यहाँ एक पर्वत आता है जिसका नाम है पीर पंजाल। थोड़ी सी स्पेस बचाना होगा हमको। यहाँ से एक पर्वत है जिसका नाम है पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल पर्वत है, इसी के पास में एक झील है। यहाँ मैं झील को नोट कर देता हूँ, कुछ और कलर ले लेते हैं हम लोग। इसी के पास में एक झील है और इस झील का नाम है बेरीनाग। इस झील का नाम है बेरीनाग झील। इस बेरीनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है झेलम। इससे एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम क्या है, झेलम है। ये झेलम नदी आगे बढ़ते हुए एक और झील के अंदर जाके गिरती है जिसका नाम है बुलर झील, जिसका नाम है बुलर झील। बुलर झील से आगे बढ़ते हुए ये नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए इस तरह से आगे बढ़ती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये नदी क्या है, आगे की तरफ मूवमेंट करेगी, आगे मूव करती है, आगे जाकर के ये मिलेगी किसमें, चिनाब नदी में जाकर मिलेगी। उससे पहले मैं चिनाब नदी बनाऊं, ड्रॉ करूं, पहले एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। पीर पंजाल जो पर्वत है उसी के पास में, उसी की तलहटी में एक झील है, उसका नाम है बेरीनाग झील, जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। कौन सी नदी का, झेलम का। ठीक है, अभी मैं नोट डाउन नहीं किया इसके ऊपर, अभी लिख लेंगे हम लोग। झेलम का उद्गम हो रहा है, उद्गम यहाँ से बेरीनाग से आगे बढ़ती है तो आगे जाके बुलर झील के अंदर गिरती है, और बुलर झील में से आगे बढ़ करके ये नदी भारत और पाकिस्तान का क्या करती है, बाउंड्री बनाती है। इस तरह से या भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले बाउंड्री बनाएगी, उसके बाद में ये आगे बढ़ते हुए किसमें मिलेगी, चिनाब में मिलेगी। इधर चिनाब की बात कर लेते हैं, अभी यहाँ छोड़ देता हूँ इस नदी को मैं, इधर चिनाब की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ आपको पता होगा हिमाचल के पास में, हिमाचल प्रदेश के पास में यहाँ एक घाटी पड़ती है, उसको बोलते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल लाहौल स्पीति। इस लाहौल स्पीति के पास में एक दर्रा भी है, एक दर्रा भी है, उसका नाम है बड़ा लाचला, बड़ा लाचा ला। एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचाला।
ठीक है। इस बड़ा लाचला दर्रा के दोनों ओर से यहाँ से एक नदी का उद्गम होगा जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश के यहाँ, उसका नाम है चंद्र। चंद्र। और इधर दक्षिणी साइड से एक और नदी का उद्गम होगा जिसका नाम है भागा। तो चंद्र और जो भागा नदियां हैं ये दोनों ही मिलकर के आगे क्या कहलाएंगी? चिनाब कहलाएंगी। ये दोनों नदियां मिलकर के क्या कहलाएंगी? चिनाब कहलाएंगी। जो कि कहाँ से निकल रही है? लाहौल स्पीति के पास से बड़ा लाचा दर्रा के दोनों तरफ से निकल रही है हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियां। ये दोनों नदियां आगे जाकर के कहाँ? इस तरह से आगे जाएंगी, आगे जाकर के सिंधु में ये जाकर के कहाँ होंगी? मिल जाएंगी नदियां। सिंधु में कहाँ मिलेगी जाकर के? सिंधु में ये नदी मिलेगी मीठन कोट पर। पाकिस्तान के अंदर जगह है उसका नाम है मीठन कोट, जिसका नाम है मीठन कोट। मतलब जो चंद्र और भागा जो नदियां हैं वो दोनों कहाँ जाके मिल जाएंगी? मीठन कोट पे जाकर के क्या हो जाएंगी? मिल जाएगी। किसमें? इंडस में। अब इसी मैंने बताया था, मैंने अभी आगे एक नदी को छोड़ रखा है आपकी को। अब वो नदी कौन सी है आपकी? झेलम। झेलम नदी को मैंने ऊपर छोड़ रखा है, उसके लिए अभी किया नहीं हम लोगों ने। तो इस झेलम नदी को ये आगे जाकर के किससे मिल जाएगी? ये झेलम नदी आगे जाके मिल जाती है चिनाब के अंदर। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। आगे देखें आप लोग, एक बार मैं नाम ड्रॉ कर देता हूँ सारी नदियों के, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे बार बार। इस नदी का नाम है इंडस सिंधु, इसका नाम है झेलम, और ये आपकी चिनाब, ये आपकी चिनाब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक नई नदी देखते हैं इसकी पंच नदियों में। और कौन सी नदी आती है? तो देखें तो पंच नदी में यहाँ इसी के पास में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है जहाँ पड़ती है कुल्लू पहाड़ियाँ। यहाँ पड़ती हैं कुल्लू पहाड़ियाँ। यहाँ मिलती है हमारे लिए क्या? हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू पहाड़ियाँ। और इन कुल्लू पहाड़ियों के पास से एक नदी उद्गमित होकर के जाती है, और ये नदी जाकर के कहाँ मिल जाएगी? चिनाब में जाकर के मिल जाएगी। ये नदी कहाँ जाकर मिल जाएगी? चिनाब के अंदर जाकर के ये नदी भी मिल जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रावी। इस नदी का नाम है रावी। इस नदी का क्या नाम है? रावी। याद रखिए इस नदी का नाम रावी है। और ये रावी जो नदी है, मतलब चिनाब की और रावी झेलम की जो संयुक्त धारा है, चिनाब से जो मिलेगी झेलम की और रावी की संयुक्त धारा, वो एक स्थान है, उसका नाम है झग। झग नामक स्थान पर जाकर के क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ये दोनों नदियाँ क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। ठीक है, उसी के पास में आपने देखा होगा यहाँ पे जो मानसरोवर ताल है, मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के पास में, इस मानसरोवर झील के पास में एक और क्षेत्र आता है, एक और झील है जिसको बोलते हैं राकस ताल। एक झील बोलते हैं जिसका नाम है राकस या फिर राक्षस ताल। राकस या राक्षस ताल के नाम से जाना जा रहा है इसको। तो यहाँ से इस राकस ताल से या राक्षस ताल से एक नदी निकल के आती है यहाँ से, और उस नदी का नाम है सतलज। उस नदी का क्या नाम है? सतलज है। और सतलज नदी आकर के कहाँ मिल जाएगी? इसके अंतर्गत मिल जाएगी, चिनाब के अंतर्गत। ये नदी मिल जाएगी कहाँ जाकर के? चिनाब के अंदर जाकर के नदी, सतलज जो नदी है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसका नाम। सतलज नदी कहाँ जाएगी? चिनाब में जाकर के क्या हो जाएगी? ये मिल जाएगी। उसके बाद बात करें हम लोग इस सतलज नदी की बात करें, तो इसका जो इंडिया में प्रवेश होगा, इस नदी का जो इंडिया में प्रवेश होगा, तो याद रखिएगा यहाँ एक दर्रा मिलेगा, उस दर्रे का नाम है शिपकीला दर्रा। शिपकीला।
शिपकीला दर्रा। तो इसका जो सतलज का जो इंडिया में प्रवेश है, भारत के अंदर जो प्रवेश है वो कौन से दर्रे से होगा? शिपकीला दर्रे से होगा। शिपकीला दर्रे से जाकर के कैसे मिल जाएगी? चिनाब में जाकर के मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले इसमें एक नदी आके और मिलती है, इसमें एक नदी आकर के और मिलेगी, और यही कुल्लू पहाड़ियों के पास में यहाँ एक झील है छोटी सी, कुल्लू पहाड़ियों की तलेटी के अंतर्गत एक झील है जिसका नाम है ब्यास कुंड, जिसका नाम है ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होगा और वो नदी जाकर के कहाँ मिल जाएगी? इस सतलज में जाकर के मिल जाएगी, और इसका नाम है ब्यास नदी। इस नदी का नाम है ब्यास। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से नदियों का भाव क्षेत्र अपन देख रहे हैं। तो ब्यास कुंड में जाकर से ये नदी उद्गमित होगी, ब्यास कुंड से उद्गमित होकर के ये कुल्लू पहाड़ी के पास में, हिमाचल के पास में, उसकी तलहटी में ही जाके ये ब्यास कुंड बना हुआ है, और वहां से ये ब्यास कुंड से ये नदी ब्यास नदी निकलेगी और निकल करके किसमें मिल जाएगी? किसमें मिल जाएगी? सतलज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब इस सतलज नदी पे जहाँ ब्यास और सतलज का संगम होता है, जहाँ ब्यास और सतलज नदी का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। इस ब्यास और सतलज नदी के संगम पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जो जिसका नाम है हरिके। जिसे इंदिरा गांधी नहर निकाली हुई हमने हरिके बैराज से। ठीक है, सॉरी, ठीक ठीक है। इधर देखिए आप लोग, उसके अलावा एक और सतलज नदी पे डैम बना हुआ है यहाँ, उसका नाम है भाखड़ा। एक और डैम बना हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। अपन देखते हैं ना, भाखड़ा और नागल दो अलग अलग जगह हैं, दोनों जगह पे पानी को रोक करके डैम बनाया हुआ है। तो इसका डैम का नाम क्या है? भाखड़ा डैम। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है, याद रखिएगा, सतलज की जो मुख्य सहायक नदी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ सिंबलिक, वो है स्प्रीति। स्प्रीति मुख्य सहायक नदी जो है वो है स्प्रीति। इसकी मुख्य सहायक नदी है किसकी? सतलज की। सतलज की मुख्य सहायक नदी है स्पीति नदी, जो मैंने यहीं आपके सामने ड्रॉ कर दी है। उसके बाद में ये नदी जाकर किसमें मिल जाएगी? किसमें मिल जाती है नदी जाकर के? ये जाकर के मिल जाएगी आपकी चिनाब के अंतर्गत। तो देखें तो इसकी पंचनद जो हैं, जो पंचनद के नाम से जा रही हैं, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंचनद हैं। ये पांचों की पांचों नदियां इसके बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। अब झेलम की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना अपना, और झेलम की तरफ देखना आप लोग बार। तो झेलम की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि झेलम जो नदी है, झेलम जो नदी है, ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा भी निर्धारित करती है। तो भारत और पाकिस्तान की जब सीमा का ये निर्धारण करती है, तो इसका जो बॉर्डर है, उत्तरी और दक्षिणी जो पॉइंट है इसके, जो भारत पाकिस्तान की सीमा जो है मुजफ्फराबाद, ये जगह जो है जहाँ से स्टार्ट होती है भारत पाकिस्तान की सीमा पर बनाती हुई निकलती है, वो जगह है मुजफ्फराबाद। और ये जो जगह है इसका दक्षिणी पॉइंट है, मतलब जहां तक ये सीमा बनाती है, वो जगह है मंगला। वो जगह है मंगला। मतलब मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक ये क्या करती है? झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की क्या करती है? सीमा बनाती है। और इसी नदी के किनारे, इसी झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम है श्रीनगर। इस झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है श्रीनगर। मैं अगली स्लाइड में थोड़ा सा कुछ दिखाता हूं आपको, इसकी बेसिक चर्चा कर लेते हैं हम लोग झेलम की। जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी के किनारे पे ही, क्या ध्यान रखना आप लोग, श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, यहीं पर क्या है? बुलर झील है। बुलर झील में जाकर के गिर रही है। उसके अलावा देखें हम लोग, बुलर झील के अलावा देखें हम लोग, तो श्रीनगर के अंतर्गत इस झील के अंदर, मतलब सॉरी, इस जो झेलम नदी है, इस पे क्या किया जाता है? इस पे शिकारे, शिकारा या बजरे, शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। शिकारा बजरे क्या होते हैं? ये लंबी लंबी नावें होती हैं। शिकारे या बजरे क्या हैं? ये लंबी लंबी नावें होती हैं, जिन नावों के ऊपर क्या करते हैं ये लोग? मिट्टी भर के उसमें क्या करते हैं? खेती करते हैं, फूलों की, फलों की, सब्जियों की, इनकी खेती करते हैं। लंबी लंबी नावें होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? शिकारा या बजरे बोलते हैं। जो किस में चलाए जाते हैं ये शिकारा बजरे? ये चलते हैं झेलम नदी में। ठीक है, बुलर झील में भी देखने को मिलेगा आपके लिए ये सारी चीजें। उसके अलावा झेलम नदी पर श्रीनगर बसा हुआ है, जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा है? श्रीनगर है। अब इस झेलम नदी पर आप याद रखना कि अनंतनाग एक जगह है जिसका नाम है अनंतनाग। जगह है अनंतनाग। अनंतनाग से लेकर के बारामूला,
अनंतनाग से लेकर के कहां तक, बारामूला तक। ये नदी कैसी है, नौकागम्य, नौकागम्य मतलब नौकायन होता है इसके अंतर्गत। ये अनंतनाग से लेकर कहां तक, बारामूला तक, ये नदी कैसी है, नौकागम्य है। इस नदी पे शिकारे या बजरे चलाए जाते हैं। उसके अलावा श्रीनगर बीच जो शहर है वो कहाँ बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम के। याद रखना। और यही इन पंचनदों में यही नदी है जो कि क्या करती है, मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक, मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक क्या करती है, ये सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान की। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से इस बात को। आगे देखें अपन लोग, वापस मैप पे चलते हैं अपने पे, और स्थिति देखें इसकी मैप की अपन लोग। तो और भी नदियां हैं जो इसके सहायक नदियों के तौर पर सिंधु तंत्र को पढ़ते हैं। तो सिंधु की एक तो सहायक नदी ये हो गई। उसके अलावा सिंधु की अन्य सहायक नदियों की जब बात करें तो इसके दक्षिणी कोस्टल एरिया से ही एक नदी और आती है, दक्षिणी भाग से एक नदी और आती है जिसका नाम है पाकिस्तान के अंदर, वो नाम है नीलम। पाकिस्तान में इस नदी को बोलते हैं नीलम, और इंडिया में वैसे इसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा। अरे सब साफ हो जाता है। क्या नाम है इसका, किशन गंगा नाम है। ठीक है, एक नदी सहायक नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है जो क्या है, नीलम। उसके अलावा भी इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे इसके दक्षिण के अंदर से एक नदी आती है जिसका नाम है जास्कर, जिसका नाम है जास्कर। उसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है सिगार, जिसका नाम है सिगार। एक और नदी है जिसका नाम है गिलगित। याद रखिएगा, इस झेलम नदी के पास ही जो सिंधु नदी का तंत्र देख रहे हैं हम लोग, इसमें जो गिलगित है, इसमें गिलगित नदी के समीप ही क्या है, गिलगित घाटी है। ठीक है, उसके अलावा इसके उत्तरी पार्ट से, तो याद रखना यहाँ से उत्तरी पार्ट से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है श्योक। उत्तर से मतलब दाईं ओर से एक नदी आती है, इसका नाम है श्योक नदी। ऐसे ही इसके उत्तरी पार्ट से और भी नदियां हैं, जैसे है नुब्रा। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था नुब्रा नदी के ऊपर, नुब्रा घाटी, जी यहीं जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, ये नुब्रा। उसके अलावा हुजा, हुजा, गोमल, एक कौन सी है, गोमल है। एक है आपकी कुर्रम, एक नदी है आपकी कुर्रम। इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है यहाँ इधर, उसका नाम है काबुल। उस नदी का नाम है काबुल, जो यहाँ अटक में जाकर के सिंधु से मिल जाती है, अटक में जाकर के सिंधु से मिल जाती है। याद रखिएगा, सिंधु की सहायक अब्बा तंत्र में देखें तो इसकी बाईं ओर से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है आपकी, किशन गंगा, जो कि किसकी सहायक है, झेलम की सहायक है। तो झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ऐसे इसके दाईं ओर से शोक, हुजा, नुब्रा, कोमल, कुर्रम, है ना, और काबुल। पाकिस्तान की तरफ से कौन सी आती है, काबुल आती है। ये सारी नदियां मिलकर के क्या करती है, सिंधु अब्बा तंत्र का निर्माण करती हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ों को, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार आप हाथ से ड्रॉ करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, आपको बस एक बार मेमोराइज करना है इसको, कैसे, हाथ से ड्रॉ करके। एक बार अपने हाथ से इसको ड्रॉ करना, सारे स्थानों को ड्रॉ करना है, इतना भी मुश्किल नहीं है। वापस एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ आपके लिए कि कैलाश पर्वत के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखरचू ग्लेशियर, मतलब बुखरचू हिमनद। इसके पास में, इसकी तलहटी पे नीचे ही एक झील बनी हुई है, इसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से ही किसका उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम हो रहा है, सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। अब इस सिंधु नदी का जो उद्गम हो रहा है मानसरोवर झील से, इसी जहाँ उद्गम स्थल पर ही, जहाँ उद्गम हो रहा है उसी स्थल पर उत्तरी साइड से, मतलब कैलाश पर्वत के यहाँ से उत्तरी क्षेत्र से सिंगी खवान नामक एक नदी आकर मिलती है, और उसके दक्षिणी भाग से आकर के मिलती है कौन सी, गड़तंगचू नदी मिलेगी। फिर ये क्या करेगी, इंडिया में प्रवेश करके लद्दाख और जो काराकोरम
सॉरी लद्दाख और जास्कर है, उन श्रेणी के पैरेलल समांतर दोनों के बीचों बीच से बहती हुई ये भारत और पाकिस्तान सॉरी भारत से किसमें पाकिस्तान में प्रवेश करके कहाँ पहुँच जाएगी, अरब सागर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की जब बात कर रहे थे, सहायक नदी हम सबसे पहले दिख रहे थे झेलम को। झेलम निकलती है पीर पंजाल के पास में क्या है, बेरीनाग झील, उससे निकलती है कौन सी आपकी नदी, झेलम नदी, जो कि आगे चल के किस में गिरती है, बुलर झील में गिरेगी। बुलर झील में गिर करके आगे बढ़ करके चनाब में जाकर के मिल जाएगी। ऐसी चनाब है, चनाब भी कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचला जो दर्रा है उसी के पास से जो लाहौल स्पीति है वहाँ से निकलती है। इसमें दो नदियाँ आती है, एक तो नाम है चंद्रा और नीचे से आती है भागा। दोनों नदियाँ मिलकर के क्या कहलाएंगी, चनाब कहलाएंगी। और चनाब नदी आगे आकर के किस में मिल जाएगी, सिंधु में मिल जाएगी। कहाँ पे जाकर के, मीठनकोट नामक स्थान पर जाकर के सिंधु में मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगली नदी की, तो वो है कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही कुल्लू पहाड़ियाँ हैं। इन कुल्लू पहाड़ियों के अंतर्गत से, कुल्लू पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, रावी नदी का होता है। रावी झग नामक स्थान पर जाकर क्या करती है, जो दोनों की संयुक्त धारा है किसकी, झेलम की और इसकी चनाब की, उसमें जाकर के क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी और आगे चनाब के नाम से ही जानी जाएगी। मैं यहाँ नाम नोट कर दें, चनाब। ठीक है, आगे है इन्हीं कुल्लू पहाड़ियाँ हिमाचल के पास में ही दूसरा कुंड बना हुआ है, इसका नाम है, एक झील है, इसका नाम है ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से ब्यास नदी जाकर के हरी के नामक स्थान पर पंजाब के पास में, यहाँ जाकर के ये मिल जाएगी किसमें, सतलज में। सतलज का उद्गम होता है राक्षस ताल से, जो मानसरोवर झील के पास ही बना हुआ राक्षस ताल है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करेगी, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करके भारत में आगे चलते हुए ये कहाँ मिल जाएगी, चनाब के अंदर ही जाकर के मिल जाएगी। अब एक बात और समझना, इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के, इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के, इन नदियों का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर के 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसका नाम है सिंधु समझौता। सिंधु समझौता। और इस सिंधु समझौता के अंतर्गत, इस सिंधु समझौता के अंतर्गत जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनमें से झेलम और झेलम के साथ में एक नदी है वो है चनाब। झेलम और चनाब, इन दोनों की जो 20% पानी है, इन नदियों का जो 20% पानी है वो इंडिया उपयोग कर सकता है इस समझौते के तहत। झेलम और चनाब नदियों का ओनली 20% पानी कौन यूज में ले सकता है, इंडिया ले सकता है। ऐसे ही रावी, और मैं बता रहा था आपको 1960 में सिंधु समझौता हुआ। झेलम और चनाब की बात कर रहे थे अपन लोग। 1900 झेलम और जो चनाब है जो मिलकर के 20% पानी का जो उपयोग कर सकता है इसके का सिंधु समझौते के तहत वो इंडिया कर सकता है। और रावी और सतलज के 80% पानी का उपयोग कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। ये याद रखना बस इतना सा अपने को नदी सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है, सिंधु समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या समझौता है, झेलम और चनाब का 20% पानी कौन उपयोग कर सकता है, इंडिया कर सकता है। रावी और जो सतलज है उसका कितना प्रतिशत, 80% पानी कौन यूज कर सकता है, इंडिया कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी क्लास। आपको ये मैप देखो, सारी बातों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैप आपको याद है तो नदियों का सारा क्रम आपको याद है। ये भी एक बात याद रखना कि जो सिंधु नदी है, जो ये सिंधु नदी है, ये नदी कैसी है, पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। और पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है, जो क्या करती है, जो अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं, जिनकी अपरदन रेट क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, ये मैप याद रखना आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। इसी के साथ नमस्कार।